अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने जो लास्ट कहानी शुरू की थी उसके अंदर मैं आपको प्रो दे रहा हूँ। अभी आप शेयर करूँगा और जब आपका जो आ जाएगा फाइल फाइल आ गई है सामने। इस फाइल के साथ इस हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, मुझे बस एक चीज क्लियर करते हैं कि यार आपको आवाज सही आ रही है कि नहीं। ये भी चीज क्लियर कर दें। अगर आवाज आपको ठीक आ रही है तो बस वही चला। ये मुझे आप मैसेज करने का बता दें कि आवाज आपको क्लियर नहीं ठीक। आवाज क्लियर है आप लोगों को? आवाज क्लियर आ रही है? चलिए ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है तो फिर करते हैं। थोड़ी सी ग्रिड के ऊपर बात कर लेते हैं कि ग्रिड क्या है और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि जो है ना हमने इसको प्रिपेयर किस तरह किया। कि अभी तो आप पढ़ के आ लो ना। ज्यादातर बच्चे वही हैं जो अभी पीआरसी सीखते हैं। ठीक है, पीआरसी रिलेटिवली आसान भी था। एमसीक्यूज में टेस्ट होना था बहुत ज्यादा। मेंस में जाके टेस्ट में करना, रिटर्न नहीं था। तो हमारे लिए जो ना चीजें थोड़ी सी इजी। अब इस चीजें डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं कहूँगा तो सही मानूं कि सीए अब तुमको कर सकते हो। पीआरसी तो वैसे ही प्री रेक्विजिट प्री रेक्विजिट है कि भाई आपको सीए से पहले क्या चीजें चाहिए। तो असल में तो वो सीए का हिस्सा भी नहीं। आप कि आपको जब इशू होता है ना पीआरसी के अंदर तो वो सीईएन इशू होता है, सीआरएन नहीं। वो उसको तो वो सीए मानते नहीं। असल सीए तुम्हारा ऑप्शन सीए। तो अब यहाँ पे तुम लोगों ने बेसिकली सीखना है, लर्न करना है कि भाई हमने चीजों को किस तरह अटेम्प्ट करना है, इसकी क्या वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और किस किस्म का पेपर जो है वो टेस्ट होगा। ठीक है ना। ये ग्रिड है आईकैप की तरफ से जो आईकैप में आपको ग्रिड प्रोवाइड की है। इसमें उसने तीन हिस्से किए आपके सिलेबस। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है। तो पार्ट ए में वो क्या कह रहा है कि प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। ये चीजें जो है आपने बेसिकली प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी। ठीक है, आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, इस तरह की चीजें आपकी डिफरेंट टाइप में। अब ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपकी वेटेज रखता है 30 to 40%। देखिए कम से कम 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा 40 मार्क्स का, मतलब इसके दरमियान टेस्ट होगा, इससे बाहर नहीं जाता। 30 to 40 मार्क्स आपके जो है वो इसके अंदर टेस्ट में होंगे। फिर जो बी पार्ट है आपका वो है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ का जो पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या क्या चीजें टेस्ट होगी थोड़ी सी उसके बारे में बात। एक तो आपका चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर जो कैसे होगा ग्रेड ए के अंदर। ये ग्रेड ए के अंदर टेस्ट करवा लो। आपका जो एनपीओ है ये आपका ग्रेड ए में टेस्ट करने वाला है। और अगर मैं कहूँ तो कुछ हद तक आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी इसी का हिस्सा होगा। तो ये तीन चीजें जो है ना कि आपकी ग्रेड ए के अंदर टेस्ट। और ये आपकी वेटिंग रखते हैं 30 to 40 मार्क्स। 30 से ज्यादा कम से कम 30 तो टेस्ट होना ही होना है, 30 तो कहीं नहीं जाना।
ज्यादा से ज्यादा जो टेस्ट होगा ना वो 40 का होगा, 40 से ऊपर ये इसने इसके दरमियान ही रखना है। आप ऑन एवरेज लगा लें 35 मार्क्स का, लिए ऑन एवरेज 35 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपके टेस्ट। फिर जो अगला आएगा प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज। ये आपका बी पार्ट, और बी पार्ट की वेटेज आपकी है 20 to 30 मार्क्स। इसकी भी ऑन एवरेज लगा लो तो इसकी ऑन एवरेज मार्क्स बनेंगे 55। ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें टेस्ट होंगी, मेनली आपकी कैश फ्लो टेस्ट हो गए, ये पार्ट बी में आ गया। ठीक है, आगे एट जो होगा ये आपका जो है आना होगा, ये बी पार्ट में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी है, ये आपका बी पार्ट के अंदर होगा। या किसी हद तक मैं कह सकता हूँ ये आपका जो कंसेप्चुअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये भी आप सीखें। ठीक है, बाकी आपका सी पार्ट की वेटेज है आपकी 40 मार्क्स की ऑन एवरेज, 35 to 45। सबसे ज्यादा टाइम इसमें है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हमारा इसके अंदर आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये सारे के सारे चैप्टर आपके पढ़ सकते हो। इसके अंदर सोचिए 40 मार्क्स का पेपर टेस्ट करना है, 45 तक भी जा सकते ऑन एवरेज हम रख रहे हैं कि पढ़ना। लेकिन उससे सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, हमें ये समझना है कि इसको मैंने किस लेवल तक तैयार करना है, कितना ज्यादा ध्यान देना है, किस पे मैंने कब ध्यान। किसी पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, किसी पे बहुत ज्यादा लेंथी सवाल भी करेंगे, किसी पे हम थोड़े सवाल करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है टेस्टिंग लेवल, कि किस लेवल का उसने टेस्ट का। किसी के साथ मैंने लिखा हुआ है T1, किसी के साथ लिखा हुआ है T3, किसी के साथ, क्योंकि T3 लेवल का टेस्ट कहीं भी नहीं होगा। T1 से मुराद क्या है कि उस टॉपिक में से आपको 8 से 10 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। या तो शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक छोटी सी एडजस्टमेंट आ सकती है, इससे ज्यादा। ठीक है ना, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 से 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स तक तो रेयरली जाता है, ज्यादा ज्यादा 18 तक चला जाता है, 18 से ऊपर जाता है। तो जितने भी आपके T1 लेवल के हैं, इसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लाइक आप यार बहुत ज्यादा लिख रही हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर सवाल या लंबे लंबे सवाल कर, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से नहीं आए। ये चीज एक चीज ध्यान करें, क्योंकि ये आई कैप ने बहुत ग्रेड जो है ना डिफाइन की हुई है कि भाई मैं कौन से टॉपिक से किस लेवल की टेस्टिंग। तो आपके जो मेजर पोर्शन है जिसको उसने टी लेवल का टेस्ट करना है, सबसे है पहले IS-16। वहां पे स्टार्ट भी से ये हमारे पास रहता है। IS-16 जो है ये फुल फ्लेज टेस्ट होगा, यानी कि इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। IS-16 है या इसका जो बैन बाई कह लो इंटेंजिबल, ये हमने 2 चैप्टर सबसे पहले पढ़े। ठीक है, ये 2 चैप्टर हम सबसे पहले करेंगे। फिर इसके बाद जो है अपने करना है अगले पार्ट। तो ये 2 मेजर है, ये दोनों भी T2 लेवल के, यानी कि इनमें से किसी भी टॉपिक को पकड़ के वो लॉन्ग बना सकता है। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि दोनों को मर्ज करके लॉन्ग बना दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं आज भेज दूंगा notes। ठीक है, अभी जो मैं आज पढ़ाऊंगा ना उसके नोट्स में आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँ। ठीक है, बाकी जो है आपका IS-16 है, और ये जो इंटेंजिबल ये बुक की है, ये भी मैंने बुक के चैप्टर्स देखे। मेरा सीक्वेंस और है, मैं अपना सीक्वेंस ये लिखूंगा, IS-16 कराऊंगा, फिर IS-38 कराऊंगा। ये जो 14 चैप्टर्स है ये बुक का सीक्वेंस है आपका, जो आई की बुक है ना। तो ये बुक का सीक्वेंस, ये बुक का सीक्वेंस है, ये मेरा सीक्वेंस है। मैं सबसे पहले IS-16 करूंगा, फिर IS-38 करूंगा, देन उसके बाद देखेंगे शायद मैं पेयरमेंट की तरफ चल रहा हूँ, थर्ड शायद मेरा टारगेट है पेयरमेंट की तरफ। ठीक है, फिर आगे मैं फॉरवर्ड जो है आगे मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरा सीक्वेंस होगा वो आपको मैं पहले बता दिया तो क्या अगला आने वाला चेक। लेकिन जो जरूरी चीज है वो क्या है, टेस्टिंग लेवल। गवर्नमेंट ग्रांट टेस्टिंग लेवल है 1, इसका मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसके साथ, या लॉन्ग के साथ एडजस्टमेंट के तौर पर आते।
बोरिंग कॉस्ट सेम गोस फॉर बोरिंग कॉस्ट, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर से, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा वो होगा साथ में, और किसी के साथ एडजस्ट होके भी आ सकता है, लाइक आई 16 के साथ एडजस्ट होके आ जाए, या आई 38 के साथ एडजस्ट होके आ जाए, तो ये आ सकता है, यानी कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर आपका आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये टेस्टिंग लेवल 2 है इसका। और जो 40 है इसका भी टेस्टिंग लेवल 2 है, ये इसमें से भी लॉन्ग आ सकता है। पेपर तो बेसिक है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट के दौरान वो दूसरों के साथ आ सकता है, या शॉर्ट में अपना क्वेश्चन बहुत लॉन्ग से टेस्ट कर सकता है। इंटेंजिबल है, फुल फ्लेज टेस्ट हो सकते हैं। और IS 41 एग्रीकल्चर जो वो FAR 2 से लेकर आया है, इसको भी उसने वेटेज से T1 लेवल की दी है। इसका मतलब है इसके अंदर से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या किसी बड़े क्वेश्चन का कुछ एडजस्टमेंट आ सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ठीक है। फिर हमारे पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये भी छोटा मोटा सवाल ही टेस्ट होगा। IS 8 है, IS 8 जो होता है आमतौर पे वो जो है ना कैश फ्लो के साथ टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, ये तो फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, ये नया टॉपिक आया है, इसके ऊपर भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर भी या तो शॉर्ट, पहले आता था लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, मुकाबला होता था इसमें। आमतौर पे ना बच्चे एक वो लगा लेते थे, आइडिया लगाते थे, क्या लगाते थे, अच्छा जी एक बार कैश फ्लो आएगा तो एक बार एनपी आएगा, एक बार कैश फ्लो लॉन्ग आएगा तो एक बार एनपी लॉन्ग आएगा। अब नहीं है, अब उसे सीधा कह दिए कि मैं T1 लेवल का टेस्ट करने वाला हूँ, मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फुल लॉन्ग क्वेश्चन में टेस्ट करने वाला है, इसको मैं शॉर्ट में टेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं इसको शॉर्ट में हम इंशाल्लाह उसी एंगल से देखेंगे। और फिर IS 7 जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, इसके ऊपर भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी हम पूरे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी गाइडेंस थी, एक नजरिया था जो तुम्हें देना था मैंने, कि नहीं, एनपीओ छोटा मोटा टॉपिक किसी के साथ मतलब उसके अंदर छोटी मोटे टॉपिक्स की एडजस्टमेंट्स आ सकती है इसके अंदर, लेकिन ये एनपीओ अलग ही है, ये एक अलग चीज है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके किसी के साथ ताल्लुक नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लाइक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का छोटा सा पोर्टेंशियल इसके अंदर आ गया, एक टॉपिक का छोटा सा इसके अंदर ऐड हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो बहुत बहुत फुल फ्लेश, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए डिस्कस करना था कि आपको को पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं बगैर गाइडेंस के पेपर स्टार्ट कर लेते हैं, वो उनको नहीं पता कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, तो कम से कम आपको डायरेक्शन पता हो कि मैंने किस टॉपिक को किस लेवल का दिया था। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार हमें पता होना चाहिए कि यार इस टॉपिक को मैंने किस हद तक लेके जाना है, और किस टॉपिक को मैंने किस हद तक रखना है। तो ये चीज आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इस चीज का, ठीक है। और इंशाल्लाह प्रैक्टिस में हम साथ साथ करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमने इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, और साथ साथ जल्दी क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज समझ ना आ रही हो, तो आपने साथ साथ पूछनी है, आपने हिचकिचाना नहीं है कि यार पता नहीं तो सर जवाब है, मैं सवाल हर सवाल करता हूँ, मैं आज आपके मैसेजेस भी देख रहा होता हूँ, ठीक है। हर वक्त मेरे ये मैसेज का टाइम ओपन होता है, आप कोई भी सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह आप उसका आंसर निकलेगा। लेकिन एक चीज सीख लेंगे जो थोड़ी सी पीछे हमने फॉलो नहीं की है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज को फॉलो करें। मैं जब कहा करूंगा ना कि किसी का कोई सवाल है, तब सवाल पूछो। उससे पहले जब तक मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उस वक्त तक किसी का कोई सवाल नहीं, क्योंकि उस वक्त जो होगा ना, मैं कुछ चीजें डिफाइन कर रहा होता हूँ, कुछ चीजें बता रहा होता हूँ, कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रही है, तो बिल्डअप होने में हो सकता है वो जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्डअप में पूरा हो, तो उसमें क्लास नहीं होती, ठीक है। सवाल अगर मैं देखूंगा भी ना, तो मैं उसको आंसर नहीं करूंगा, मैं जब अपनी पूरी एक चीज डिलीवर कर चुका होगा ना, फिर उसके अंदर से कोई चीज नहीं समझ आई होगी, कोई मसला आया होगा, तो फिर आपने मेरे से आके सवाल पूछना कि सर ये वाली चीज ना मुझे समझ नहीं आई है, ये मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ताकि फिर मैं उसको जो है ना एक्सप्लेन, ठीक है। सवाल पूछने से मना नहीं कर रहा, सवाल आपने पूछने हैं, जितने पूछ सकते हैं उतने पूछने हैं, ठीक है। लेकिन जब उसका वक्त आएगा, मैं खुद आपसे कहूंगा कि भाई कोई सवाल है, पूछने वाला है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन तब आप सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये वाली बात उम्मीद है सबको क्लियर।
चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने पहले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, आइए 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड। पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था आईटीए के अंदर, वो डेप्रिसिएशन के नाम से पढ़ा था, और शायद उसके अंदर हमने जो स्टैंडर्ड था IS16 को उतनी डिटेल से भी नहीं पढ़ा। अब IS16 को एक डिटेल से पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स को हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या करता है, और फिर हमने उस स्टैंडर्ड से चीजें निकाल कर फिर अपने सवालों में हमने इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, वो भी चीज हमने थ्योरेटिकली भी चीज को क्लियर रखना है और न्यूमेरिकली भी क्लियर, क्योंकि कई दफा वो जो है एप्लीकेशन भी पूछ देता है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। लाइक अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 85 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल है, 80 to 85 मार्क्स। 15 मार्क्स का थ्योरेटिकल में पूछ सकता है, तो इसलिए हमें थ्योरेटिकली भी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो हमने दोनों तरीके से दोनों एस्पेक्ट्स अपने जो है वो क्लियर रखने हैं। उधर की तरह नहीं करना कि यार एक एस्पेक्ट क्लियर कर दिया और एक एस्पेक्ट हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने जो तैयारी करनी है वो इंशाल्लाह हर चीज की मुकम्मल। ठीक होगी बात। तो स्टार्ट करते हैं अपना, हमारा जो पहला जो स्टैंडर्ड है वो है हमारा IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है। क्या टेंजिबल, टेंजिबल क्या होता है, जिनको मैं हाथ लगा सकता। एक चीज हम पढ़ेंगे बाद में, इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको मैं हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन ये स्टैंडर्ड किसके बारे में है, सिर्फ जिन चीजों को मैं हाथ लगा सकता हूं और वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं। क्योंकि एसिड की डेफिनेशन क्या थी कि मुझे क्या देंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी चीजें जो मुझे 1 साल से ज्यादा अरसे तक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, ऐसे नॉन करंट एसिड जो है उनको मैं PPE या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहूंगा। पढ़ भी लेते हैं क्या कहते हैं। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE आर कंपनीज लॉन्ग टर्म टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इसमें मेन वर्ड क्या है आपका, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दैट आर वाइटल टू बिजनेस ऑपरेशन कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड, जिनको आसानी से बेचा नहीं जा सकता, जिनको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। The property plant and equipment are tangible items that are held for use, that are held for use, जिनको हम इस्तेमाल के लिए रखते हैं, that are held for use in production और supply of goods और सर्विसेज, जिनको हम अपने पास संभाल कर रखेंगे, या तो प्रोडक्शन के लिए गुड्स की या सर्विसेज की। ऐसी कुछ लाइक मशीनरी, मशीनरी के थ्रू मैं क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट बना दूंगा। तो मशीन मेरे लिए क्या बन जाएगा, मशीन को हाथ भी लगा सकता हूँ और मशीन मेरा प्रोडक्ट बनाने में या मेरी सप्लाई करने में मेरी मदद कर सकता है। तो मशीन मेरा क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि फिक्सन फिटिंग्स है, ये मेरे लिए क्या है, मेरी एसेट है, यानी कि टेबल चेयर, क्योंकि ये ऐसी एसेट्स हैं जो आपको 1 साल से ज्यादा अरसे तक क्या देंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, that are held for use in the production or supply of goods or services for rental to others, या हम किसी और को रेंट पे वो जगह दे दें। ठीक है, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव या अपने ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल करें। वो जो टेबल चेयर इस तरह की चीजें, वो क्या है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा। लाइक टेबल रख दी है मैंने अपने ऑफिस के अंदर, अब वो टेबल कई सालों तक इस्तेमाल होने वाली है, तो ये क्या है, वो फिक्चर्स एंड फिटिंग्स के अंदर। ठीक है, जो आपका फर्नीचर है, ठीक है, या आपकी जो अलमारियां लगी हुई है, तो ये आपको क्या देंगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा क्या है, PPE है, नॉन करंट एसिड है, IS16 के अंदर, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा अरसे तक मेरे पास ये चलेगा। एज पर 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगा तो भी नॉन करंट एसेट होगा। तो वो नॉन करंट एसेट्स जो टेंजिबल है, तो मैं IS16 के अंदर काउंट करूंगा। लेकिन
इसको मैं IS-16 नहीं काउंट करूंगा, ये भी समझना सकती है। कंफ्यूजन हो सकती है कल को अगर हमें कंफ्यूजन होने की, आज हम कंफ्यूजन क्या कर ले, मेरे दिल, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको मैं सेल के लिए रख दूं, वो आएगा IFRS 5 के अंदर, और IFRS 5 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जस्ट हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस चीज की कि ऐसी चीज जो हेल्ड फॉर सेल है, ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में पूरा उतर जाएगा। लॉन्ग टर्म होगा, टेंजिबल फिक्स एसेट्स होंगे, ठीक है, लेकिन हेल्ड फॉर सेल होंगे, उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ अपने पास, ठीक है, या उसकी मदद से मैं कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको बेचने के लिए रखा हुआ है, तो फिर उसको मैं PPE के तौर पे काउंट नहीं करूंगा। फिर क्या आ गया, बायोलॉजिकल एसिड्स विच रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन बेरर प्लांट्स। बायोलॉजिकल एसिड्स के ऊपर IS-41 है जो हमने पढ़ना है आगे जाके, ठीक है, तो IS-41 की डेफिनेशन में जो पूरा उतर जाएगा वो भी IS-16 का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तो हमने IS-41 में काउंट करा है। एक चीज को हम किसी एक स्टैंडर्ड में काउंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टैंडर्ड्स में काउंट नहीं कर सकते। तो जो चीज IS-41 का हिस्सा बन जाएगी, फिर हम उसको यहाँ का हिस्सा IS-16 का हिस्सा नहीं बनाएंगे। वो कौन कौन सी चीजें होंगी, वो मैं IS-41 में जाके डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी ये चीजें हैं जिनको मैंने IS-16 नहीं समझना। अभी भी सिर्फ इसको हमने क्या करना है, रीड करना है और जहन में बिठा लेना कि ये चीज मेरी IS-16 का हिस्सा। थर्ड, tangible assets do not have the physical substance and therefore are classified and presented separately, although they are also held for long term and often vital to business operation। कहते हैं ऐसे टेंजिबल एसेट जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो नॉन करंट एसिड के अंदर क्लासिफाई होते हैं, उनको भी हमने ऐसे चीज नहीं माना। यानी कि कौन सी चीजें जो इंटेंजिबल है, क्योंकि इंटेंजिबल कहाँ चली जाएंगी, IS-38 के अंदर चली जाएगी, क्योंकि हमने कहा जितने भी इंटेंजिबल, लाइक इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ सकता है, आपके सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, आपका जो कोई चीज बनाने का फॉर्मूला है, या पेटेंट्स है, या किसी कंपनी की गुडविल है, तो ऐसी चीजें जिनका फिजिकल सब्सटेंस है, जिनको मैं हाथ नहीं लगा सकता हूं। तो हमने तो कहा IS-16 वो है जो टेंजिबल फिक्स एसेट है, तो जो इंटेंजिबल फिक्स एसेट है फिर वो IS-16 का हिस्सा नहीं बनेगा, वो जाके IS-38 का हिस्सा बन रहा होगा। तो हमने किसका हिस्सा बनाना है, IS-38 का हिस्सा। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को भी हमने IS-16 नहीं समझा, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसका मेरे बनाने का नियत ये था कि उसको मैंने बेचना है, हालांकि फिजिकल सब्सटेंस भी है उसका, मैं हाथ भी लगा सकता हूँ अपनी इन्वेंट्री को, ठीक है, और वो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन मेरा मकसद उसको बेचने का है, मुझे ना इस्तेमाल करना है मैंने उसको, ना उसको रेंट पे देना है, ना मैंने उसको बेचना है, सॉरी हमने उसको क्या करना है, सप्लाई के अंदर इस्तेमाल करना है, यानी कि मशीन के तौर पे भी मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो वो इन्वेंट्री मेरी पर्पस ही है कि मैंने उसको रीसेल करना है, तो जब मेरा पर्पस ही ये बन गया कि मैंने उसको रीसेल करना है, तो फिर मैं उसको IS-16 के अंदर काउंट नहीं कर सकता। तो मैं फिर अगर IS-16 में काउंट करूंगा तो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड कौन सा है, IS-16। तो ये चार चीजें जो है इसको मैंने IS-16 कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना। किन चीजों को कंसीडर करना है वो ऊपर की डेफिनेशन में आ गया, और वो किसकी वर्डिंग्स है, आपकी स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग है, जो आपके IFRS है या IS के स्टैंडर्ड्स हैं, ये उसकी वर्डिंग्स मैंने निकाल दी, ठीक है। तो ऊपर वाली जो चीज है, ये वाला पैराग्राफ है, ये आपको बता रहा है कि क्या चीज IS-16 का हिस्सा बनेगी, और ये पैराग्राफ क्या बता रहा है कि क्या चीज IS-16 का हिस्सा नहीं। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल किसी, अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है बेटा, टेंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव
फिजिकल सब्सटेंस जिनका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिनको मैं हाथ नहीं लगा सकता। अब आपने जो अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर कर रखे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप स्नैपचैट यूज करते हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, क्या आप उस इंस्टाग्राम को जाके हाथ लगा सकते हैं? क्या उस एप्लीकेशन को जाके हाथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आप अपने मोबाइल को जरूर हाथ लगा सकते हो, आप उस स्नैपचैट को जाके हाथ लगा सकते हो, ठीक है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को कभी हाथ नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। या अगर मैं कहूँ किसी कंपनी का नाम, किसी कंपनी की गुडविल, ठीक है, लाइक नेस्ले है, नेस्ले कंपनी का एक अच्छा ब्रांड नेम माना जाता है कि नेस्ले एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके शेयर्स भी मार्केट में महंगे बिकते हैं, क्यों? इट्स अ गुड कंपनी, एक अच्छी पेस से चल रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा के देती है, तो उनका एक नाम है मार्केट में, तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब भी आप किसी एक अच्छी जगह से चीज लेते हो तो वो आपको फिर महंगी भी मिलती है रिलेटिवली। अगर यही पानी की बोतल आपको कोई लोकल जो है फिल्टर वाला दे रहा हो, ठीक है, तो आपको शायद 19 लीटर की बोतल वो 100 रुपए की या 150 रुपए की करके दे दे, ठीक है, लेकिन यही अगर आप 19 लीटर की बोतल जाके नेस्ले से लो, तो नेस्ले वाले आपको ये 400 की 450 की 19 लीटर की बोतल, क्यों? क्योंकि उनका एक ब्रांड नेम है, वो ब्रांड नेम की वजह से ज्यादा चार्ज करते हैं, तो उनकी वैल्यू ज्यादा है, वो दैट इज द गुडविल जिसकी वजह से वो पैसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। जो गुडविल वैल्यू होती है उसको भी हम हाथ नहीं लगा सकते। क्या गुडविल को जाके हाथ लगा सकोगे? नहीं लगा सकते। तो फिर इसको क्या कहेंगे? ये इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिनको मैं हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वो मुझे क्या दे रहे हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि नाम की वजह से ही नेस्ले का टैग लगा है, तो वो 450 की बिक रही है, तो मुझे उसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, अपने नाम की वजह से मैं उसको महंगा बेच पा रहा हूँ, ठीक है। अब ओके, एक मिनट, ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, समझ गया। इसको इंटेंजिबल कर ले भाई, डन डन। टाइपिंग एरर, यहाँ पे टाइपिंग एरर मौजूद है यहाँ पे, इसको इंटेंजिबल करिए। इंटेंजिबल एसेट डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस। नहीं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड तो लिखना है तो ज्यादा अच्छी बात है, वर्ड टू वर्ड लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आप मतलब नहीं चेंज करते तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपना जुमला, क्योंकि अपना जुमला लिखने में एक ही मसला आता है कि आप लोग की अंग्रेजियां जैसी है ना, तो वो अंग्रेजियां बनने को मानते नहीं है, और आपका जुमले का मतलब भी बदल देते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि अगर स्टैंडर्ड की वर्डिंग पूछे, वैसे तो पूछता नहीं है, ये जाके एफएल 2 में और उससे ज्यादा टेस्ट होगा, ठीक है, एफएल 1 में इतना ज्यादा नहीं होता। अगर गलती से पूछ भी ले तो कोशिश करेंगे एज इट इज लिख दें, वरना छोड़, अपने लफ्जों में भी लिख देंगे तो कोई मनाही नहीं, ठीक है। फिर आगे सबसे बड़ी बात, उसकी रिकग्निशन। हमने इसको अपनी किताबों में कब रिकग्नाइज करना है, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कब रिकग्नाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो हमने ये आईटीएम थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेकिन हम यहाँ पे भी इसके ऊपर बात करेंगे। तो कहते हैं द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ, ये मेन वर्ड क्या है? इफ एंड ओनली, अगर ये चीजें हो, यानी कि ये शर्तें पूरी होंगी, तो ही मैं उसको पीपीई कंसीडर करूंगा। वो क्या है? नंबर वन, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity। इसकी वजह से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये लाजमी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will arise, confirm, ठीक है। नंबर टू, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी measured reliably, और हमने इसको, इसकी कॉस्ट जो है वो रिलायबली मेजर। अब एक चीज मैंने खरीदी है, ठीक है, और मुझे ये प्रोबेबल है, यानी कि ज्यादा चांसेस है कि मुझे ये इकोनॉमिक में बेनिफिट देगा, यानी कि मुझे ये फायदा पहुंचाएगा,
तो अगर ये मुझे फायदा पहुंचाने वाला है तो ही मैं इसको नॉन करंट एसेट लिख सकता हूं। अगर ये मुझे फायदा पहुंचाने वाला नहीं है मैं इसको नॉन करंट लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब इसने मुझे अब मैंने कोई ऐसी चीज खरीद ली फॉर एग्जाम्पल जिसका मुझे पता ही नहीं है कि ये मुझे फायदा देगा कि नहीं, प्रोबेबल नहीं है, देर आर वेरी लो। प्रोबेबल का मतलब होता है 50% से अबव चांस है कि ये मुझे क्या देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो अगर इसका बड़ा रेयर चांस है कि शायद ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, तो फिर उसको मैं नॉन करंट एसेट में कंसीडर नहीं करूंगा, है ना। दूसरी शर्त क्या है, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और मैं उसकी जो कॉस्ट है उसको रिलायबली मेजर कर सकता, यानी कि मुझे पता हो कि इसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो रिलायबल है, मतलब कितना ही रहा है, फिर तो ठीक है। द कॉस्ट अगर हम एग्जैक्टली सही तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, तो ही इसको मैं कंसीडर टीपी पे करूंगा, अदरवाइज मैं उसको टीपी पे कंसीडर नहीं। फिर इसको आगे उसने और एक्सप्लेन किया हुआ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आगे क्या कहता है, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एनी existing he may be necessary for an entity to obtain the future economic benefit from its other assets। कहता है हो सकता है ये डायरेक्टली तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट ना प्रोवाइड करे, लेकिन ये तुम्हारी हेल्प करेगा कि ये तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर पाए। कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल मशीन है, अब मशीन एकदम डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगी, वो क्या करेगी, वो पहले आपको इन्वेंट्री तैयार करके देगी। आपकी मशीन होगी, मशीन के अंदर आप अपना रॉ मटेरियल डालोगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगी। अब जब उसने फिनिश गुड्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, अब वो इन्वेंट्री जाके मार्केट, अब इन्वेंट्री एक और एसेट है, ठीक है। आपको फायदा किसकी वजह से मिलेगा, इन्वेंट्री के सेल होने से मिलेगा, लेकिन वो इन्वेंट्री बनी कैसे, उसको तो मशीन ने बना के दिया। तो मशीन ने डायरेक्टली आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट कर रहा है। तो चाहे वो डायरेक्टली आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, चाहे वो आपको इनडायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, दोनों सूत्र में हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कि मे बी नेसेसरी फॉर एनी टू ऑब्टेन अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम इट्स अदर एसेट्स के थ्रू। फिर spare parts and servicing equipments are usually carried as inventory and recognized in the profit and loss account। ये एक मजेदार सी चीज है। वैसे तो आपने ये चीज शायद इन्वेंटरी में पढ़ ली होगी, या आगे जाके आप एमए के पेपर में भी इस चीज को पढ़ोगे कि स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं ना, जो हम अपने पास रख लेते हैं, फ्यूचर में किसी किस्म की कोई हादसा हो जाता है मेरे साथ, तो मेरे पास उसका बैकअप हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम अपनी गाड़ी के अंदर क्या रखते हैं, स्टेपनी रखते हैं। स्टेपनी के भाई अगर टायर मेरा पंचर हो गया तो मैं फौरन से वजह सिर्फ टायर बदलूं और काम खत्म हो जाए, और मुझे बीच में कहीं स्टे ना करना, तो सिर्फ गाड़ी का टायर चेंज करूंगा और मेरा काम चल जाएगा। तो ऐसी चीज जो है, वो जो आप रखते हो अपने इमरजेंसी सूरत के लिए, उसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट। तो जब तक वो स्पेयर पार्ट इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, जब तक वो स्पेयर पार्ट इस्तेमाल नहीं होगा, हमने कहा भाई तो उसको इन्वेंटरी कंसीडर। लेकिन जिस दिन वो स्पेयर पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक मशीन का एक छोटा सा पीस था, ठीक है, अब वो मैंने रखा हुआ संभाल के, अगर पुराना पास था उसको कुछ हो गया तो उसकी जगह नट रखा, जैसे मैंने नट एक संभाल के रखा हुआ स्पेयर पार्ट, नट मैंने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। वो नट उसका ढीला हो जाता है, जैसे ही नट उसका ढीला हो या नट को कोई नुकसान हो तो भाई नट का उसकी जगह चेंज, ठीक है, मैं उसका नट चेंज कर दूंगा। तो जब वो नट चेंज करूंगा तो जब तक तो वो नट मेरे पास रहेगा, वो स्पेयर पार्ट है। वो स्पेयर पार्ट जब तक है वो मेरी इन्वेंट्री है, क्योंकि उसने मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। अभी वो मुझे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा, लेकिन जैसे ही वो नट लग जाएगा तो वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा, हम इन्वेंट्री से निकाल देंगे और उसको एक्सपेंस में जाके लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड किसी का हमने स्पेयर पार्ट की बात की, स्पेयर पार्ट्स हम एक्स्ट्रा रखते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज अपने पास, ठीक है।
लाइक जैसे मैंने कहा नट बोल्ट रख दिया मैंने खुद के पास, ठीक है, कि भाई नट मेरा खराब हो गया या ढीला पड़ गया तो मैं नट की जगह कुछ चाहिए, ठीक है, या फिर मशीन थी, मशीन का एक छोटा सा पार्ट था तो मुझे लगता था कि ज्यादा जब मशीन चलाऊंगा तो वो खराब हो जाएगा, तो जब वो चीज ज्यादा खराब हो जाएगी तो उसके लिए मैंने एक बैकअप के तौर पे एक चीज रखी। मैंने कहा अच्छा यार ये अगर पुर्जा इसका खराब हो गया ना तो इस पुर्जे की जगह मेरे पास अलहदा से एक पुर्जा मौजूद है जो इसकी क्या करेगा, रिप्लेसमेंट कर देगा। तो हाँ ट्रीटमेंट क्या होगी, जब तक वो चीज इस्तेमाल नहीं हो रही स्पेयर पार्ट वो मेरे पास मौजूद है, तो वो स्पेयर पार्ट मेरे लिए इन्वेंट्री है। जैसे ही वो स्पेयर पार्ट मैंने यूटिलाइज कर लिया इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एज एन एक्सपेंस ट्रीट। ठीक होगी बात, क्लियर है बेटा? इन्वेंट्री होती है सेल के लिए, ये एक तीसरी किस्म की इन्वेंट्री है जो हम सिर्फ हेल्ड करते हैं ताकि हमें फ्यूचर इमरजेंसी के लिए, फ्यूचर इमरजेंसी के लिए भी जो हम चीजें अपने पास संभाल के रखते हैं ना, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। ये IS2 के स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। अब IS2 हमारे इसका हिस्सा नहीं है, ITA में था या आगे जाके आपका CMA के अंदर है, तो यानी कि कॉस्ट के पेपर में है। लेकिन जो उसके अंदर लिखा हुआ है बकायदा कि एक तो रॉ मटेरियल जो आप रखते हो वर्क इन प्रोग्रेस होता है या फिनिश होता है, ये तो आपकी इन्वेंट्री है ही, प्लस स्पेयर पार्ट्स भी आपकी इन्वेंट्री है जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। बेशक वो सेल के लिए नहीं है, आपने अपनी इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है लेकिन इसको आप इन्वेंट्री ही कंसीडर। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, however major spare parts and standby equipments qualify as PP। जो मेजर चीजें हैं ये PP के तौर पे क्वालिफाई होती हैं, एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू यूज देम ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगी। ऐसा कोई भी रिप्लेसमेंट, ऐसी कोई भी स्पेयर पार्ट जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक चल रहा है, ठीक है, हमने कर इसको हम कंसीडर करते हैं। Similarly, if the spare parts and service equipments can be used only in connection with an add of PP, they are accounted for as PP. As practical expedient, immaterial items are not recognized as PP। ये immaterial है, अगर कोई छोटी मोटी चीज, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको फिलहाल के लिए दी थी, दैट दैट बोल्ट्स बेसिकली अगर मैं कहूँ ना तो इसको हमने का हिस्सा नहीं करना, क्योंकि ये बहुत छोटी, अभी मैंने इसलिए कहा कि जो भी आप स्पेयर पार्ट्स रखोगे ना, स्पेयर पार्ट्स को आप जाके जब स्पेयर पार्ट्स अपनी डील करोगे तो आप ऐसा क्या ट्रीट करोगे, एक्सपेंस ट्रीट करोगे, अकाउंट है। तो हमने क्या करना है, इन्वेंटरी से निकालना है और उसको एक्सपेंस आउट कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स भी होंगे, क्योंकि स्पेयर पार्ट जितने भी किस्म के उन सबको मैंने इन्वेंटरी ट्रीट किया हुआ, तो जब मैंने उन सबको इन्वेंटरी ट्रीट किया हुआ है तो उसमें से कुछ इमटेरियल चीजें हैं, कुछ प्रोडक्ट। इमटेरियल का मतलब क्या होता है, छोटी अमाउंट, इमटेरियल की छोटी मोटी अमाउंट, जैसे अब एक बहुत बड़ी सीनियर की बस है 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, उसके अंदर जो नट बोल्ट का लगना है वो 20 रुपए का लगता है, तो 20 रुपए की अमाउंट जो है वो बड़ी इमटेरियल की है। तो इसलिए जब मैं वो नेट बोल्ट लगाऊंगा उसके अंदर तो इन्वेंट्री से निकाल कर तो मैंने एक्सपेंस आउट कर देना है इमटेरियल। लेकिन अगर मैंने कोई बड़ी चीज है, एक बड़ा पार्ट रिप्लेस किया है, लाइक उसका जो इंजन था या जिस चीज से वो चलती थी वो मेन बॉडी उसकी मैंने चेंज कर दी, वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखी हुई स्पेयर पार्ट, तो जब तक वो स्पेयर पार्ट के तौर पे रखी हुई थी वो क्या था, वो मेरे पास इन्वेंटरी था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको रिप्लेस किया तो मेजर, जैसे मैंने कहा कि उसका इंजन था इसकी मदद से वो चलता था, मैंने इंजन उसका चेंज कर दिया, ठीक है। अब इंजन मैंने रिप्लेस किया है तो अब मुझे इंजन है ना, मुझे 1 साल से ज्यादा से तक इकोनॉमिक बेनिफिट, तो जब कोई चीज मुझे 1 साल से ज्यादा अरसे तक इकोनॉमिक बेनिफिट देगी और वो पीपीई यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो डेफिनेशन में चीजें आती उसी के अंदर मैंने रिप्लेस किया, फिर मैं उसको पीपीई में कंसीडर करूँ। ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग। अब करते हैं इसको आसान वर्डिंग। आसान वर्डिंग में ये क्या बात होगी, अब इसको भी समझो। जो मेरे पास स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, सबको मैंने अपने
पीपी यानी कि जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जो जो चीजें, फर्नीचर है, गाड़ी है, कंप्यूटर है, ठीक है, कोई हमारे पास प्लांट है, कोई हमारे पास मशीनरी है, उसके अंदर मैंने कोई भी चीज लगाई, वो जो चीज लगाई है, अगर तो वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, यानी कि 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगी, तो वो पीपी का हिसाब बनाएंगे। और अगर वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक मुझे नहीं बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, फिर मैं उसको पीपी का सही, यानी कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा स्पेयर पार्ट है जो हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद तब्दील होगा, तो ऐसा स्पेयर पार्ट जो होगा वो पीपी का ऐसा नहीं बनेगा, वो एक्सपेंस आउट होगा इनकम स्टेटमेंट में जाकर। उसको हमने एक्सपेंस बनाना है पर इनकम स्टेटमेंट में जाके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अब ये जो नट बोल्ट होते हैं ये भी कई साल तक चल जाते हैं, लेकिन ये इमटेरियल है, तो इमटेरियल अमाउंट भी हमने एक्सपेंस आउट कर, बेशक तो 1 साल से ज्यादा है। तो दो चीजें होंगी जो एक्सपेंस आउट, एक ऐसी चीज जो 1 साल से कम अरसे तक चलेगी, वो तो होनी एक्सपेंस आउट, और ऐसी चीज जो इमटेरियल अमाउंट है लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगी लेकिन बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, तो वो भी मैं क्या करूंगा, यानी वैल्यू टाइम दो, बिल्कुल वैल्यू भी देखनी है और उसका हमने टाइम भी दो, बिल्कुल ठीक है ना। तो एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इमटेरियल आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई। उसने कहा है कि जो इमटेरियल आइटम्स हैं उसको हम एज अ पीपीई रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। And if they meet the definition criteria, for example, staplers and calculators, तो स्टेपलर है या कैलकुलेटर्स है, कि क्लियरली स्टैंडर्ड ने कह दिया ना स्टेपलर को ना कैलकुलेटर्स को आपने पीपीई का हिस्सा बनाना है, तो इनको तो उसने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये नहीं, तो इनको तो किसी भी सूरत में हमने पीपीई का हिस्सा नहीं बनाना, तो हमेशा हमने किसका हिस्सा रखना है, इसको एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस में ओके की बात, यहाँ पे कोई मसला, किसी का कोई सवाल है नहीं भाई, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, हाँ, आगे क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब जब मैं रेकग्नाइज करने जाऊंगा उसको पीपी के तौर पे, उसको अपने नॉन करंट एसेट्स में लिखूंगा, तो किस कीमत पे लिखूंगा, खाली स्पेयर पार्ट्स नहीं, ओवरऑल भी स्पेयर पार्ट को, जरूरी नहीं है कि मैंने अपने पास स्पेयर पार्ट के तौर पर रखा हुआ है, बाहर से भी खरीद के लेकर आ सकता हूं। तो स्पेयर पार्ट्स हो चाहे मैं बाहर से खरीद के लेकर आ, दोनों के लिए सेम बात है, इमटेरियल अमाउंट होगी तो वो तो हर सूरत में ही एक्सपेंस आउट होगी, और अगर 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगी, ठीक है, और प्रॉपर अमाउंट भी होगी उसकी, तो फिर उसको पीपी का हिस्सा बना देगी, ठीक है। अच्छा, अब रिकग्निशन जो मैंने करनी है वो किस अमाउंट पे करनी है, अब जरा उसके बारे में बात करें। उसमें स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स को डिफाइन करूंगा, फिर बाद में उसको आसान वर्डिंग में दूंगा। तो मैंने दोनों चीजों के बारे में, एक, ताकि आपको ये जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग लिखी है ये समझ आ जाए, दूसरा हमने उसको किस तरह आसान करना है वो भी। तो एक होगी लेमन लैंग्वेज जो मैं बाद में बताया, पहले मैं एक्सप्लेन किया करूंगा स्टैंडर्ड की लाइन, स्टैंडर्ड की लाइन एक्सप्लेन करने के बाद उसको लेमन लैंग्वेज में आसान किया, ठीक है। तो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ नॉन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में क्या कहते हैं, कहता है आई 16 स्टेट्स दैट अ टेंजिबल नॉन करंट एसेट शुड बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, वो अपनी कॉस्ट पे यानी कि जिस कीमत पे खरीदा होगा उस पे जो है वो लिखा जाएगा। अब उस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ये नंबर वन, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कौन सी, जोन सी कीमत आपने उसको जेब से दी, आफ्टर डिडक्टिंग दी ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद जो पैसे आपने अपनी जेब से उसको पे किए, या जो कीमत आपकी तय पाई, वहां पे भी ले सकते हो चीज, तो अगर चीज उधार पे ली है तो भी जो प्राइस एग्री हुई है उस प्रोडक्ट की, वो वाली प्राइस प्लस
कोई भी ऐसी कॉस्ट जो उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए खर्च हुई, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइड स्ट्रीट। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे एक उसके लिए एक पूरा सेटअप लाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं एक ऐसा प्लांट लेकर आया हूँ, ऐसी मशीनरी लेकर आया हूँ जिसके लिए पहले मुझे जगह बनानी पड़ेगी। तो जब मैं उसकी जगह बनाऊंगा, जब उसकी जगह पूरी क्रिएट करूंगा, तो मुझे हो सकता है कि खुदाई वगैरह करनी पड़े। खुदाई वगैरह करके वो प्लांट मेरा जो है वो इंस्टॉल हो, तो उसकी खुदाई कर दी, इंस्टॉल कर दिया। फिर मुझे पता है जब मैंने ये प्लांट बंद करना है, तो वो जो खुदाई मैंने की थी प्लांट बाहर निकाल लूंगा, और वो जो खुदाई हुई हुई थी उसको मैंने फिलअप करना है पूरा। और जो मशीन है उसको भी टोटो में करके फिर मैंने आगे मार्केट में बेचना है। तो डिसमेंटलिंग का खर्चा होगा, उसको वहां से निकालने का खर्चा है। जब मैंने लगाया था तब भी खर्चा किया था, जब निकालूंगा तो वो भी खर्चा होगा। वो आज से 10 साल बाद खर्चा हो, 15 साल बाद हो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगनी है। साइट को दोबारा रिस्टोर करने के लिए, कुछ जैसा बनाने के लिए, जैसी हालत में मैंने उसको लिया था, और जब एक जमीन थी प्रॉपर ली थी, उसकी खुदाई की थी। अब तो जब मैं उस जगह से प्लांट निकालूंगा तो प्लांट निकालने का भी खर्चा है, और वो जो जगह जो खुदाई की थी उस खुदाई को भरने का भी खर्चा है। मिट्टी भरोगे, रेत जो मर्जी भरोगे, उसको फिलअप करके बिल्कुल एक प्लेन जमीन बना के मैंने बनाई। तो वो खर्चा होना आज से 10 साल बाद है, लेकिन उसकी भी कॉस्ट में आज ही एंटर करूंगा। ठीक है, लेकिन क्या करूंगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट आता है जो फाइनेंस में आप लोगों ने पढ़ा था, क्यूएम के, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने ऐड करी है। वो वाली वैल्यू नहीं जो उस वक्त करेंगे, उस वक्त की कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे कि आज से 10 साल बाद या 15 साल के बाद इसको रिस्टोर करने में या डिसमेंटल करने में मेरा कितना खर्चा होगा, अंदाजा लगा लेते हैं। फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उसकी बेस पे डिस्काउंटिंग करेंगे, और डिस्काउंटिंग करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड कर। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है आपके सिलेबस में, कि आपके सिलेबस में वो पहले ही आपको प्रेजेंट वैल्यू बताएगा। ठीक है, बड़ा कोई रेयर ही केस होगा जिसके अंदर शायद आपको प्रेजेंट वैल्यू ना बताए, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू नहीं भी बताता, फ्यूचर वैल्यू बताता है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू को उसको कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, वो हमने क्यूब के अंदर सीखा है कि हमने किसी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन। इसके थ्रू में क्या निकालने होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मुझे कभी कोई प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी तो वो भी आपके पास होगा। तो कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी। एक, उसकी परचेज प्राइस, वो कीमत जो हमारी तय भाई फाइनली डिस्काउंट वगैरह करने के बाद, प्लस उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए मुझे जो भी खर्चा करना पड़ेगा वो भी ऐड होगा। अब वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए क्या क्या खर्चा हो सकता है, तो मैंने जहां से खरीदा वहां से मेरे फैक्ट्री तक लाने का खर्चा करना पड़ा मुझे। ठीक है, मैंने उसके ऊपर खर्चा कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई, फिर उसको इंस्टॉल करवाने की कॉस्ट लग गई, फिर वो जो खुदाई वगैरह करवाई थी उसकी कॉस्ट लग गई। तो जितनी भी कॉस्ट लग रही है, हाँ लोडिंग अनलोडिंग बिल्कुल ठीक है। तो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, मजदूरों का खर्चा, जितना भी खर्चा किया है वो सारा का सारा मैं ऐड करूँ। कब तक, आसान अल्फाज, जब तक ये चीज अवेलेबल फॉर यूज ना हो। जिस दिन एसिड आपका अवेलेबल फॉर यूज हो गया, उस दिन से कॉस्ट में चीजें ऐड करना बंद करो। क्या, तो जिस दिन तक आपकी वो चीज अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाती, उसको अवेलेबल यूज में लाने के लिए जितने खर्चे मुझे करने पड़ रहे हैं वो सारे के सारे कॉस्ट में है। तो वो सारी चीजें जो है वो किसमें आती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर कंसीडर करना। ये वो वाले खर्चे, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, कस्टम ड्यूटी है, ये सारी चीजें इसमें है। ओके, आगे वो थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर रहा है क्या, कहता है डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसिड टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑपरेशन।
तो उसको कंडीशन में लाने के लिए, उसको लोकेशन तक लाने के लिए, उसको ऑपरेटिव बनाने के लिए मुझे जो भी खर्चे करने पड़े हैं, दीज कॉस्ट मस्ट बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे कॉस्ट के तरह। एग्जांपल इसके अंदर क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द नॉन करंट। तो नॉन करंट एसेट्स को बनाने के लिए, अगर मेरी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं कोई बिल्डिंग बनाता हूँ, तो बिल्डिंग जब तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाती, उसके अंदर मैं अगर अपने एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करता हूँ उस बिल्डिंग को बनवाने के लिए, कि भाई अगर तुमने ये बिल्डिंग इतने टाइम में बना दी, तुम्हें इतने पैसे में एक्स्ट्रा दूंगा, ऐसा कोई बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा, बोनस दूंगा, ठीक है, या बोनस के बजाय तुम्हें बोनस दे देंगे, या फिर छुट्टियां तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे, तो छुट्टियों की भी कॉस्ट ही पड़ी होगी। तो ऐसी कोई भी चीज होगी, वेजेस, सैलरीज, बोनसेस, लेकिन सिर्फ इसके लिए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट, जब तक वो बिल्डिंग रेडी फॉर यूज नहीं होगी उससे पहले जो भी मैं उनको बेनिफिट उस बिल्डिंग को बनाने के लिए दूंगा, वो खर्चे ऐड करूंगा। फिर कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, मैंने कहा कि कंक्रीट लगाया, फ्लोर लगाया, फैक्ट्री लगाई, मशीन लगाई, उस जगह को मैंने तैयार किया, तैयार करने का जो भी खर्चा है वो ऐड हो जाएगा। फिर डिलीवरी के चार्जेस वो हो सकते हैं, फिर उसको हैंडल करेंगे, जब तक वो प्लांट इंस्टॉल नहीं हुआ, उस प्लांट को संभाल रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक बंदा हायर कर लिया कि भाई तुम सुपरवाइज करोगे, कहीं कोई प्लांट चोरी करके ना ले जाए। तो मैंने उसको प्लांट को इंस्टॉल करने में कोई एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ते तक निगरानी करने के लिए मैंने एक बंदा हायर कर लिया, तो वो भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। अच्छा, वेजेस जो होती है वो होती है दिहाड़ी, दिहाड़ीदार वेजेस लाइक, मैंने पर डे सैलरी ली, यानी कि पर डे जितने घंटे काम करूंगा उतने घंटे के पैसे मिलेंगे, जैसे मैं जितने यूनिट्स बनाऊंगा उतनी यूनिट्स की सैलरीज होती है फिक्स, वो फिक्स अमाउंट होता है, वो आपको जो है बेसिकली मिलती ही फिक्स अमाउंट है, सैलरी है, मंथ के आखिर में आपको मिल जाएगी। लेकिन वेजेस नहीं, वेजेस के जितना काम करोगे उतना पैसा, तो वेजेस है जितना काम करना है उतना पैसा मिलना है, सैलरी एक टाइम के लिए फिक्स होती है, उतने टाइम के लिए आपको करें। ठीक हो गया। फिर क्या आ गया हमारे पास, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट आ गई, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉल करना पड़े उसको, बहुत इतना बड़ा वो मशीन था कि उसको टोटो में मुझे लाना पड़ा। मैंने पहले एक बंदे बुलाए, मजदूर बुलाए, जिन्होंने उस मशीन को पहले जोड़ा, इंस्टॉलेशन की जगह पे इंस्टॉल किया उसे, उसका खर्चा वो भी कॉस्ट में ही है। फिर उसको टेस्ट करने का खर्चा, कि भाई ये प्रॉपरली मशीन चल रही है कि नहीं, मैं तो टोटो में लेकर आया हूं, मैंने अभी जोड़ा है, उसको जोड़ के मैं चेक करूँ हाँ भाई ये सही चीज चल रही है कि नहीं, तो जो टेस्टिंग कॉस्ट है वो भी कॉस्ट के अंदर ऐड होगी। ठीक है, फिर प्रोफेशनल फीस, ठीक है, जब एक प्रॉपर्टी में जो खरीदता हूँ तो प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम पे करानी है, वकील का खर्चा कर रहा हूँ, तो वो भी होगा, कोई लीगल खर्चा हो रहा होगा, मेरे नाम पे करवाने के लिए प्रॉपर्टी उसका खर्चा है तो वो भी कॉस्ट में ऐड होगा, आर्किटेक्ट की फीस है वो भी होगी, तो स्टैंप लगवाने की ड्यूटी मुझे पे करनी पड़ेगी वो भी ऐड होगी। तो कोई भी खर्चा जो मैं उसको अवेलेबल फॉर यूज से पहले जो भी खर्चे करूँ वो ऐड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ये बेसिक कॉस्ट में नहीं आता, इनिशियल कॉस्ट के अंदर नहीं ऐड होता, ये सब्सिक्वेंट कॉस्ट होती है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट के बारे में बाद में बात। ठीक है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंटरेस्ट और लोन यूज्ड टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ द एसेट, अगर मैंने वो एसेट लेने के लिए कोई लोन लिया है, तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो भी उसकी कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा, तो स्पेसिफिकली उसके लिए दिया, इसके लिए हम पढ़ेंगे आईएस 23, आईएस 23 के अंदर डिटेल में बात करेंगे बोरिंग कॉस्ट की, कितनी बोरिंग कॉस्ट है जो फिक्स कॉस्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, तो इसके बारे में भी आगे एक स्टैंडर्ड है उसके लिए कंप्लीट बात होगी। लेकिन ये तो सारी वो चीजें जो हमने ऐड कर दी, लेकिन ऐसा कोई खर्चा जो मैंने कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मशीनरी लेकर आ रहा था, ठीक है, मेरे पास एक बड़ी व्हीकल मौजूद थी, उस व्हीकल के अंदर मैं वो चीज लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने क्या किया, रास्ते में मैंने सिग्नल तोड़ दिया या कोई ट्रैफिक की वायलेशन कर दी, और मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पुलिस वाले ने मेरा चालान कर दिया,
अब देखूं मैं तो चालान मेरा हो चुका है, चालान पे मुझे चार्जेस पड़ चुके हैं और अभी तक मेरा वो एसिड अपनी जगह तक नहीं पहुंचा है, अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ है और ये मेरा खर्चा हो गया। क्या ये मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये कॉस्ट में ऐड होना चाहिए चालान का खर्चा या नहीं होना चाहिए? सिर्फ एक ने जवाब दिया है, बाकी जो मेरे लाइव हजरात हैं जो सुन रहे हैं वो भी हाँ ना में जवाब नहीं। चैट पे जाएं, चैट पे क्लिक करें और वहां पे यस और नो में जवाब दें कि ऐड होगा या नहीं होगा। गुड। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नेसेसरी खर्चा नहीं था, ये मेरी अपनी मिस्टेक थी। तो मैं कभी अपनी मिस्टेक कॉस्ट में ऐड नहीं, ठीक है। मेरे से चीज डैमेज हो जाती है और डैमेज को मुझे रिपेयर कराना पड़ जाता है, ये भी चीज हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इट्स आवर फॉल्ट, ये हमारी गलती है। तो जो हमारी गलती होगी, हमने बात की है जो नेसेसरी खर्चे होंगे, ठीक है, जो भी नेसेसरी खर्चे हैं उसके साथ any cause related to bringing the incident to the condition education necessary to enable it to be used। वो जितने नेसेसरी खर्चे हैं सिर्फ वो ऐड करने हैं, जो मेरी गलती की वजह से खर्चे बढ़ गए वो नहीं ऐड करते इसकी कॉस्ट। तो उम्मीद है यहां तक बातें अभी तक जितनी मैंने की है वो सारी की सारी clear हैं। फिर भी किसी का कुछ सवाल है तो नहीं है तो फिर हम चले आगे चलते हैं। कहते हैं a business may construct tangible non-current asset, for example a carpentry business makes furniture for its use or a construction business builds his own office, in such cases all the expenditures incurred to get that asset ready for use will be remains possible। कहता है कई दफा आप अपने लिए काम कर लो, लाइक कारपेंटर है वो खुद का ही फर्नीचर बना रहा है, खुद का फर्नीचर बनाने के लिए जो भी नेसेसरी खर्चे किए, जब तक वो इस फर्नीचर बनकर तैयार नहीं हो जाता, वो अलमारी है वो टेबल है वो कोई भी चीज है, मेरा काम ही यही है। मैंने पहले अपने लिए टेबल बनाई क्योंकि मेरा अपना ऑफिस था, मुझे अपने ऑफिस में टेबल चेयर्स वगैरह चाहिए थे, तो पहले मैंने अपने लिए बनाई। वो जो अपने लिए बनाई उसमें जो भी खर्चा हुआ, जितने नेसेसरी खर्चे हुए, वो फिर मैं उस नॉन करंट एसिडी कॉस्ट में क्योंकि मैं दो ही काम कर सकता, मैं नॉन करंट एसिड जब खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो खुद कंस्ट्रक्ट करके या तो मैं खुद इस्तेमाल कर सकता हूँ या मैं आगे बेच सकता हूँ। तो अगर मैं खुद इस्तेमाल करने जा रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है वो नॉन करंट एसिड का हिस्सा बनेगा, लेकिन अगर मैं बेचने की नीयत से बना रहा हूँ तो फिर वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखो। अगर हम बेचने की नीयत से बना रहे हैं तो इन्वेंट्री में जाएगा, अगर मैं उसको इस्तेमाल करने की नीयत से बना रहा हूँ तो फिर पीपी का हिस्सा बनेगा। तो अगर वो पीपी कैसा बनेगा और मैं खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो जितना भी रॉ मटेरियल उसके ऊपर मैंने खर्च किया होगा, जितनी भी लेबर मैंने उसके ऊपर खर्च की होगी, जितने भी मैंने ओवरहेड्स उसके ऊपर इनकर किए होंगे, वो तमाम चीजें जो है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होती है। अब ये चीजें आपने आईटीए के चैप्टर नंबर 8 में पढ़, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होती है, तो जितना भी मटेरियल उसके ऊपर लगाया, जितनी भी लेबर का खर्चा उसके ऊपर किया, या जितनी भी अदर ओवरहेड्स में उसके छोटे मोटे खर्चे किए, उनको उस कंडीशन में लाने के लिए, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो मैं क्या करूंगा कॉस्ट कैसा मानूंगा, लेकिन सिर्फ वो खर्चे जो उसकी वजह से लगे। लेकिन जो जनरल एक्सपेंसेस है, लाइक जैसे मैं रेंट है, रेंट तो मेरे हर हालत में पे करना है, रेंट को उसका हिस्सा नहीं भरा, ठीक है। मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस है वो मैंने उसका हिस्सा नहीं भरा है, कोई इंश्योरेंस का खर्चा है वो मैंने उसका हिस्सा नहीं भरा। सिर्फ वो खर्चा जिसमें मैंने उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जो भी खर्चा किया, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करवाने के लिए जो भी खर्चे किए, सिर्फ वो खर्चे मैंने उसके कॉस्ट में ऐड कर दिए। ये वाली बात क्लियर? ठीक है। अच्छा अब जरा डिटेल में आ गया क्या क्या चीजें ऐड होंगी और क्या क्या चीजें मैक्सिमम।
क्या क्या चीजें ऐड होगी, परचेज प्राइस कह लो या इसको इनवॉइस प्राइस कह लो या लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग चार्जेस कह दो, तो ये ऐड होगी। ठीक है, कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा या कोई कैश डिस्काउंट मैंने दिया होगा तो माइनस हो जाएगा, या तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ग्रांट मिली होगी, गवर्नमेंट ने कुछ हिस्सा डाल दिया होगा, या गवर्नमेंट ग्रांट का पूरा एक स्टैंडर्ड है IS 20 का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं कि रीबेट का होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ हिस्सा डाल दिया। ठीक है, एक चीज 10 लाख की थी, 10 लाख में 4 लाख गवर्नमेंट ने दे दिए, तो मेरे तो 6 लाख रुपए खर्च हुए ना, तो मेरे लिए कौन 6 लाख है, तो मैं 6 लाख ही लिखूंगा, मैं 10 लाख नहीं लिखूंगा, मैं 4 लाख तो गवर्नमेंट ने मुझे दिया। ठीक है, वो माइनस कर देंगे। फिर कैरेज इनवर्ड के चार्जेस है वो ऐड कर दिए जाएंगे, फ्रेट के चार्जेस है वो ऐड कर दिए जाएंगे, और प्राइस चार्जेस है, ठीक है, तो वो ऐड कर दिए जाएंगे, समरी कॉस्ट है, असेंबल करने का खर्चा है वो भी ऐड हो जाएगा, तो वो भी नेसेसरी खर्चा है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये एक मजेदार चीज है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या है कि मैंने चीज फॉर एग्जांपल मंगवाई है अमेरिका से, अब अमेरिका से चीज आ रही है तो वो शिपमेंट के थ्रू आएगी। ठीक है, अब वो शिपमेंट के थ्रू आएगी ना, तो आपको एक डर लग गया। वो डर क्या लग गया है, यार ये कहीं टाइटैनिक ना बच जाए, जहाज रास्ते में डूब गया तो मेरा भी सामान डूब जाएगा, तो मैं तो बर्बाद हो गया। तो आप क्या करवा लेते हो, उसकी इंश्योरेंस करवा लो, तो इंश्योरेंस का खर्चा इन ट्रांजिट है उसको लाने का, वो जो समंदरी दौर का खर्चा है, अगर वो समंदर से पूरा सही सलामत आ गया मेरे पास तक, तो इंश्योरेंस के पैसे जो होंगे वो तो गए। जैसी बात है, फिर क्लेम तो मैं बाद में दूंगा, आपने सिर्फ इन ट्रांजिट की इंश्योरेंस करवाई, तो इन ट्रांजिट के जो इंश्योरेंस कराओगे वो खर्चा भी आता है। ठीक है, कोई कोर्ट चार्जेस है, कोई टेस्टिंग कॉस्ट है, वो भी ऐड होगी। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, ऐसे टैक्सेस जो रिफंड नहीं होने। बेटा ऑक्ट्राई चार्जेस होते हैं किसी इलाके में घुसने के चार्जेस। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल टोल, जब आप किसी लाइक आप लाहौर के अंदर एंटर हो रहे हो या इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो रहे हो, ठीक है, तो टोल प्लाजा आता है, वो टोल प्लाजा वाला आपसे पैसे लेता है। ठीक है, तो वो क्या है, आप उस इलाके में घुसने के पैसे दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ऑक्ट्राई चार्जेस। ठीक है, परेड किराया होता है, परेड इस किराया, रक्षा का किराया दे दिया, तो किराया वो आप चीज रक्षा में उठा के ले आए, किसी ऊपर में उठा के ले आए, वो फ्रेट चार्जेस है, वो उसको लाने का खर्चा जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, और असेंबली कॉस्ट उसके सैंपल करने का, इंश्योरेंस ट्रांजिट हो गया, कोर्ट चार्जेस हो गए, टेस्टिंग कॉस्ट हो गई। कोई ऐसे टैक्सेस तो रिफंड ही नहीं होने, कहीं एडजस्ट नहीं होने। अगर कोई ऐसे टैक्सेस है जो आपको वापस मिल जाने हैं, फिर उसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, फिर हमने उसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, अगर मैंने कोई पार्ट रिप्लेस कर दिया पूरा, मैंने वही बात पीछे भी बात की थी, इसके बारे में बात हो चुकी है कि अगर कोई ऐसा हिस्सा मैंने बदला है जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगा, तो वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। अगर कोई ऐसा हिस्सा बदला है जो 2 3 महीने चलेगा, तो वो फिर एक्सपेंस होगा। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ठीक है, वो ऐड हो जाएगी कि साइट पहले प्रिपेयर करना पड़ा है, फिर वो जाके जो चीजें छोड़ हो है। फिर डिसमेंटलिंग, कि मुझे पता है जब मैं ये चीज को अपना बिजनेस खत्म करूंगा तो फिर मुझे इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, तो डिसमेंटल करने में भी क्या होगा, खर्चा होगा, तो वो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है हम ऐड करेंगे। कोई मॉडिफिकेशन की है, ऐसी मॉडिफिकेशन की है जिससे मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। तो ऐसा खर्चा जिसने मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट को बढ़ा दिया, तो वो ऐसी मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी क्या होगा, इसकी कॉस्ट पे ऐड होगा। ये भी क्या है, सब्सिक्वेंट खर्चे। ठीक है, तो ये भी सब्सिक्वेंट खर्चों के बारे में अभी मैंने बात कर दूं, फिर ऊपर से बात कर दूं। और एनी गॉड दैट गेट टू वीडियो पर सिंपल लोकेशन है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ऐड या इनमें को मसला, एनी वन, एनी प्रॉब्लम। आप एक काम कियो, कोई मसला, कोई सवाल, कोई चीज। ठीक है, हाँ जी, ऐसा रिस्पॉन्स करते रहा करो, पता लगेगा जिंदा हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम मुद्दे बैठे हो। ठीक है, अपने आप को शो करना है कि हम जिंदा है सर, हम जीती जागती चीज है। ठीक है, तो जवाब देते रहा करो। अच्छा, कैटेगरीज ऑफ नॉन करंट एसेट।
ये बोलते दो तीन थ्योरेटिकल के एंड प्रैक्टिकल कुछ बीच बीच में स्टार्ट होता है। अभी चीजें थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा मैं, तो फिर पहले स्टैंडर्ड को समझना जरूरी। उस स्टैंडर्ड को तो मैंने अप्लाई करना है न्यूमेरिकली। जब तक मुझे स्टैंडर्ड नहीं पता होगा, वो स्टैंडर्ड के बगैर फिर मैं कैसे उसको अप्लाई कर पाऊंगा। अप्लाई करने के लिए पहले स्टैंडर्ड की नॉलेज होना जरूरी है। पहले तो हम जमाने के खिलाफ भी घुस जाते थे सवालों के। अब आप बड़े हो, अब आप बड़े बच्चे बन गए, अब कैप के बच्चे बन। जब कैप में है ना, तो ये हरकतें थोड़ी सी बराबर नहीं करती। जो कैप मांगता है, रिक्वायर करता है, तो कैप कहता है भाई पहले समझो कि स्टैंडर्ड कहता क्या है, फिर उस स्टैंडर्ड को अप्लाई करो। क्योंकि कई जगह वो छोटी छोटी एडजस्टमेंट डालेगा। तो अगर हमें स्टैंडर्ड की एग्जैक्ट नॉलेज होगी तो फिर हम एग्जैक्टली उसको पिक कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड की नॉलेज नहीं होगी, फिर हमारी जो थिंकिंग कह रही है कि हम वो कर रहे होंगे, तो कई दफा हमारी थिंकिंग बड़ी गलत होगी। उस चक्कर में हम गलत चीजें कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें सहन में रखो। फिर आ गई कैटेगरीज ऑफ नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? नॉन करंट एसेट्स हमारे हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, लग रहा है शायद भाई कि कुछ ही बच्चे जिंदा हैं, बाकी तमाम लोग जो है ना वो जिंदा लाशें चल रही हैं। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी जो है ना जिंदा हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत बाद में बात ऐसी क्या नहीं मालूम। बस इंशाल्लाह सब फिर क्या करेंगे, सब ठीक करेंगे। तो हम बात कर रहे थे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को हमने क्या नाम किया? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज आ गई? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारा? प्लांट एंड मशीनरी क्या है हमारा? नॉन करंट एसेट है। पिक्चर एंड फिटिंग्स क्या है मेरे? नॉन करंट एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट्स क्या है मेरे? मोटर व्हीकल क्या है मेरी? ये ये चार पांच चीजें हैं जो मेरी नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा हैं। ठीक है, फिक्शन फिटिंग में आपकी सारी वो जो होते हैं ना, अलमारी, टेबल, कुर्सी, ये सारा कुछ उसी के अंदर फिट हो गया। ठीक है, इक्विपमेंट्स हैं ऑफिस के, लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, कैश रजिस्टर, इस तरह की चीजें सारी। मोटर व्हीकल में वैन, कार्स, ये सारा कुछ आपका जो है मोटर व्हीकल। लेकिन ये तमाम चीजें किसकी? बिजनेस की। क्योंकि हमने ये सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस का लैंड, बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस का प्लांट, बिजनेस की मशीनरी, बिजनेस के पिक्चर फिटिंग्स, बिजनेस के ऑफिस इक्विपमेंट्स, बिजनेस की मोटर व्हीकल। इन सबको मैंने क्या कहना है कि ये हमारे टेक्निकल ऐसी चीजें हमें हाथ में लगा सकते हैं। There are several categories into which tangible non-assets are classified, and each class and its accumulated depreciation and its related amount, और इनके तमाम चीजों के जो है वो काउंट बनेंगे। ठीक है, और इनके accumulated depreciation। ये तो हमने पढ़ा था कि एसिड की कॉस्ट का टी कॉस्ट बनता है और उसकी accumulated का बनता है। ये तो क्या है? तुम्हारे यहाँ पे the final of the total ledger account will be included in the statement of position as is classified under property and उम्मीद है भाई यहाँ तक बातें सबको क्लियर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं? क्या किसी का कोई सवाल है? अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एक बार रीडिंग करना करेंगे हम घर बैठ के, पढ़ेंगे सारा। थोड़े यार सारे जिंदा हो रहे हैं, खुशी हो कि हम जिंदा पता लगना कौन सा नहीं। तो लिहाजा मेरी जिंदा कौम हो। अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने जाके ये दो पेजेस एक बार तसल्ली से जो है और फिर स्टिल कोई सवाल रह जाता है। ठीक है, तो आपने मेरे से पूछ लिया। अच्छा यार, इसका मुझे नहीं पता। मैं एक ही ग्रुप के अंदर
से क्वेश्चन में सब भी साथ साथ करिए, करूँगा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी लीजिए, वो छोटे ना स्क्रीनशॉट्स लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा फायदा होगा। स्क्रीन का मोबाइल से ऐसा कुछ करना। ये पता कि कैसा करना चाहिए। ये है से है जिसको तो उसमें तो के पास पेड ये आपने करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है आवाज। हाँ, आवाज आ रही है कि मैंने ये कहा है कि भाई ये आपने जो है ना एक बात कही थी, अरे यार मुझे बता दिया, अगर मेरी आवाज क्लियर ना आ रही हो ना तो मुझे अगर कोई चीज अपडेट करवानी है सर, जो आपकी बात छुट्टी बात नोट होती है तो आप मुझे दोबारा मैं उसको दोबारा हाँ इंशाल्लाह। हाँ जब भी आएगा ना कट जाएगा तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। बाकी अब इंशाल्लाह यार जो है हमारी मुलाकात होगी कल, नहीं कल फिर, अब हमारी मुलाकात होगी Monday। तो हमारी क्लास हुआ करेगी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे जब मुझे ऑन करने होंगे तो मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलेगी। जब मुझे लगेगा जरूरत लगेगी कि हाँ यार सैटरडे ऑन कर देते हैं, तो फिर मैं सैटरडे ऑन कर दूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता, लिहाजा हम 5 डेज अभी पढ़ेंगे। और टेस्ट अभी तो यार फर्स्ट वीक था तो टेस्ट को वाला तो कोई नहीं पढ़ा ही नहीं है मैंने कुछ। अब नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे, इस मंडे को नहीं, नेक्स्ट मंडे मंडे को ही हुआ करेंगे। तो मंडे विल बी आवर टेस्टिंग, ठीक है। ओके बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।